Hello everyone, welcome to SuccessCDs Education and we are back with another video. और आज जो वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है हाउ टू स्कोर मोर इन इंग्लिश ग्रामर फॉर बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स एंड आई एम तन्वी शर्मा. So let's get started. मेरा टिप नंबर 1 है बच्चे कि जब भी आप ग्रामर की तैयारी करें ना, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले उठाकर देखें. ठीक है, नेट पर सर्च करें कि कैसे क्वेश्चंस ग्रामर में आपके पास आते हैं. तो मैंने यही किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके देखे और उसमें से आपके जो 3 तरह के ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर डाले हैं. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है. कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए जाते हैं और नीचे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं. आपको सुटेबल ऑप्शन जो है इन ब्लैंक्स में भरना होता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे जो आप ब्लैंक्स देखेंगे इसमें आपको किस तरह के ऑप्शंस दिख रहे हैं. ए एंड द यानी कि आर्टिकल्स, ठीक है ना, फ्रॉम, विद, ओवर. ठीक है, ये क्या है आपके प्रेपोजिशंस, इज, वॉज, आर. ठीक है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स. तो इसका क्या मतलब है कि इस तरह का क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब्स की, टेंसेस की, प्रेपोजिशंस की और आर्टिकल्स की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी. सबसे पहले बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ आर्टिकल्स के बारे में. ठीक है, पूरा डिटेल में जानने के लिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां चेक कर सकते हैं. आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, ए एंड इन द. यहाँ आपसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल ए के बारे में. अ या ए कहाँ पर यूज होता है बच्चे? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन जनरल. जब आप एक जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी है तो आप अ आर्टिकल यूज करते हैं. जैसे माई डॉटर वॉन्ट्स अ डॉग फॉर हर बर्थडे. मेरी डॉटर को बर्थडे पर एक डॉग चाहिए. सो ये एक जनरल स्टेटमेंट है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे डॉग्स हो सकते हैं, उसमें से उससे कोई एक डॉग चाहिए. तो ऐसी सिचुएशन में अ आर्टिकल जो है वो यूज होता है. इससे पहले आर्टिकल्स के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए डिटेल में, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप डिटेल में देख सकते हैं आर्टिकल्स की वीडियो. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. आर्टिकल्स आपके बच्चे 3 तरह के होते हैं, ए एंड द. ए का इस्तेमाल कब होता है? जब आप किसी आम चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी कोई विशेषता या क्वालिटी हमने नहीं बताई है. जैसे माई डॉटर वॉन्ट्स अ डॉग फॉर हर बर्थडे. मेरी बेटी को जन्मदिन में एक कुत्ता चाहिए. ठीक है, कुत्ते की कोई विशेषता नहीं बताई है कि कौन सी ब्रीड चाहिए, कैसे कलर का चाहिए, इसलिए यहाँ पर अ यूज हुआ है. इसीलिए ए को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि वहां पर यूज होता है जहां पर कोई क्वालिटी ऑब्जेक्ट की नहीं बताई जाती है. अब इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी नेक्स्ट आर्टिकल एन के बारे में. हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि जो वॉवल्स होते हैं ना बच्चे, ए, ई, आई, ओ, यू, उनके साथ एन लगता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है. वरना नीचे के एग्जांपल्स देखिए. ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये तो एच से शुरू हो रहा है, एच इज नॉट अ वॉवल. एन एमबीए, एमबीए जो डिग्री है वो भी एम से शुरू हो रही है, विच इज नॉट अ वॉवल. तो इनके साथ एन क्यों लगा है? सो ये कॉन्सेप्ट जो है अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि एन वॉवल्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता, यूज होता है वॉवल्स की साउंड के साथ. जहां पर भी वॉवल की साउंड आएगी बच्चे उसके आगे आपके जो है एन लगता है. ठीक है, यहाँ पर देखिए जब आप कहते हैं ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर एच साइलेंट है, आपको ओ की साउंड आ रही है जो कि एक वॉवल है, इसीलिए यहाँ एन लगा है. इसी तरह जब एमबीए की बात करते हैं तो आपके पास ए की साउंड आ रही है जो कि एक वॉवल है, इसीलिए यहाँ पर एन लगा है. अब इसी तरह का एक और एग्जांपल देखिए क्लैरिटी के लिए. यूनिवर्सिटी शब्द जो है देखिए ये यू से शुरू हो रहा है लेकिन ये एक वॉवल की साउंड नहीं दे रहा. ठीक है ना, इसीलिए इसके आगे क्या लगा है? अ. सो अ यूनिवर्सिटी यूज हो सकता है, द यूनिवर्सिटी यूज होता है, लेकिन एन यूनिवर्सिटी यूज नहीं होता. सो क्लियर दिस पॉइंट कि वॉवल्स के आगे जो है एन नहीं लगता, वॉवल्स की साउंड के साथ एन आर्टिकल यूज होता है. थर्ड अगर हम बात करें तो वो है द की. द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और वो वहां यूज होता है जहां हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे द डॉग दैट बिट मी रैन अवे. तो इस डॉग की क्या विशेषता है कि ये वो कुत्ता है जिसने मुझे काटा था. ठीक है ना, तो जहां पर कोई क्वालिटी दी जाती है, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात की जाती है, वहां यूज होता है द. द के कुछ स्पेसिफिक यूजेस और भी हैं जो आप ध्यान से देख लें एग्जाम्स में आपके एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन में,
और फिल इन द ब्लैंक्स में दोनों में मदद करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो चीजें यूनिक होती हैं, वन ऑफ इट्स काइंड, उनके साथ द लगता है, जैसे द सन, द मून, द स्काई, ठीक है, द अर्थ। उसके अलावा डेजिग्नेशंस जितनी भी होती है, द सीईओ, द प्रेसिडेंट, द पीएम, सुपरलेटिव्स जितने भी होते हैं, टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट, इन सब के साथ द लगता है। जितनी भी ऑर्डर बताने वाली चीजें होती है, फर्स्ट, थर्ड, इनके साथ द लगता है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द लगता है। रिवर के नामों के साथ द गंगा, द यमुना, द लगता है। माउंटेन रेंजेस, एक सिंगल माउंटेन नहीं, माउंटेन रेंजेस के साथ, ठीक है, द लगता है, जैसे द हिमालयस। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ द लगता है। कैनाल्स के नामों के साथ द लगता है। अगर हम डेकेड्स की बात कर रहे हैं, जैसे 70s का दौर, 80s का दौर, द 70s, द 80s, उनके साथ द लगता है। प्लूरल नेम्स जो होते हैं, जैसे द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, इनके साथ द लगता है। और फैमिली नेम्स, यानी कि द स्मिथ्स, द शर्मास, द गुप्तास, उनके साथ भी क्या लगता है, द लगता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं द के, जो मैंने डिस्कस किए हैं, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, अभी तक हम सब ने आपको बताया होगा कि आर्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं। ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि कहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले, लोगों के नाम के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। बुक्स के नामों के साथ, प्लेस के नामों के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। टाउन्स के नामों के साथ, सिटीज के नामों के साथ, स्टेट्स एंड कंट्रीज के नामों के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। इसके एक एक्सेप्शन है, जिन कंट्रीज में यूनाइटेड किंगडम या जो प्लूरल नाम की होती है, या रिपब्लिक शब्द होता है ना, उनके साथ द लगता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द चेक रिपब्लिक। तो सिर्फ इन्हीं कंट्रीज के नाम के आगे द लगता है, अदरवाइज किसी भी कंट्री के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, ना ए, ना एन, न द। लेक्स, सिंगल आइलैंड, कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, इनके नामों के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। स्पोर्ट्स और गेम्स के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। और मील्स, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो ये तो बात थी आर्टिकल्स की। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रेपोजिशंस की। वीडियो का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जिसमें आप डिटेल में देख सकते हैं बच्चे की प्रेपोजिशन क्या होता है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। जितने भी टॉपिक्स आपके पेपर में आते हैं ग्रामर के, उन सभी की बहुत अच्छी वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, और उनके लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, ताकि आप डिटेल में वहां उस टॉपिक को समझ सके। यहाँ मैं आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स शेयर कर रही हूँ, कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। सो प्रेपोजिशंस को अटेम्प्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उनका मतलब हिंदी में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ऑन, एट, इन, फॉर, फ्रॉम, सिंस, अंडर, ओवर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका हिंदी मीनिंग आपको पता हो कि इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है, तभी आप उसको सही तरह से सेंटेंस में यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो गूगल ट्रांसलेटर पर डाल के इनको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी एक वीडियो है जिसमें इनका हिंदी मीनिंग भी दिया गया है, वो वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां पर पढ़ सकते हैं। प्रेपोजिशंस में जिस दो प्रेपोजिशंस में बच्चों को अक्सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट, यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर, कि सिंस कहाँ यूज होना चाहिए और फॉर कहाँ यूज होना चाहिए। सिंस यूज होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे कि यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 1993, जॉन हैज हेल्प्ड मी सिंस 10 दिस मॉर्निंग, दोज पीपल हैव बीन इन यूरोप सिंस ऑगस्ट। तो जहां पर स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि ईयर या कितने बजे या मंथ दिया होता है, वहां पर आपका सिंस यूज होता है, ठीक है। जहां पर आप शॉर्ट लेंथ ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, या जहां पर स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया, ठीक है, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 4 years, जॉन हैज हेल्प्ड मी फॉर 8 hours, दोज पीपल वेंट टू यूरोप फॉर 2 months। यानी स्पेसिफिक नहीं दिया कौन सा मंथ या कितने टाइम से शुरू किया था या कौन सा ईयर, ठीक है ना। जहां पर आपको स्पेसिफिक टाइम ना दिया हो, वहां यूज होता है फॉर, और जहां पर आपको स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, वहां पर यूज होता है सिंस। ऐसे ही बच्चों को कंफ्यूजन होती है बिटवीन और अमंग के यूसेज में। बिटवीन वहां पर यूज होता है जहां दो चीजों के बारे में बात हो रही है, जहां मोर देन 2 चीजें या 2 people की बात होती है, मोर देन 2 people, वहां पर यूज होता है अमंग, ठीक है। जहां तक 2 ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है या 2 लोगों की बात हो रही है, वहां बिटवीन यूज होगा। और मोर देन 2 यानी मोर देन 3 आप कह सकते हो, 3 या 3 से ज्यादा के लिए यूज होता है अमंग, ठीक है। अब मोर डिटेल में देखने के लिए आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस दोनों ही टॉपिक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास ग्रामर में, विच इज एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन क्वेश्चन। अब बच्चे इसमें मैं आपको क्या कहूंगी कि अगर आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज है तभी आप इसे पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आपको प्रेपोजिशन आर्टिकल्स की नॉलेज है, ठीक है, तो आप इसका 80% कर सकते हैं, और अगर टेंसेस की भी है तो 90% कर सकते हैं, अगर आपको आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और टेंसेस की नॉलेज है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका मोस्टली जो है प्रेपोजिशन का ही खेल है, ठीक। तो बचे हुए 10% के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप इसे 100% प्रिपेयर करना चाहते हैं एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन को, तो फिर आपको मोडाल्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, और आपको सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, प्रोनाउंस, नाउन्स, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं, वो आपको अच्छी तरह करने पड़ेंगे। सो मैं ये कहूंगी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपको पहले से ही आर्टिकल्स आ गए हैं, टेंसेस आते हैं और प्रेपोजिशंस आते हैं, तो अभी पहले दूसरे टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए, पहले पूरा सिलेबस दूसरा कर लीजिए। डोंट वेस्ट टू मच टाइम अभी इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, इसी क्वेश्चन की तैयारी के लिए पहले बाकी का सिलेबस आप कर ले, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन आता है वो आता है रीअरेंज द वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस यानी जो है आपके पास नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है ग्रामर का। बहुत ही इजी होता है, इसको करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही पेपर का ही क्वेश्चन लिया हुआ, और यहाँ पर देखिए 3 मार्क्स का आता है ये। सो इसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, इन रूरल एरिया स्लैश इज स्लैश एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्लैश देयर स्लैश ऑफ डैश लैक, ठीक है। तो ऐसे में क्या करें, ये जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं ना, इज, देयर, इनको तो भी आप इग्नोर कर दें, ऑफ, क्योंकि इनसे डायरेक्ट सेंस कभी नहीं बनेगा। जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनको पढ़ें और हिंदी में सोचने की कोशिश करें, ठीक है ना। मेरा पहला टिप क्या है कि ट्रांसलेट इन हिंदी, इस जो भी कुछ ही लिखा हुआ है हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए कि कहना क्या चाह रहा है बंदा, मीनिंग को समझिए पहले, ठीक है ना। जैसे इन रूरल एरिया, इसका मतलब क्या है, गांव की बात हो रही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी काम करने के मौके या रोजगार के मौके। लैक, तीसरा शब्द क्या है, लैक यानी कि कमी। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये कहना चाहता है कि गांव में रोजगार के मौके जो है वो कम होते हैं, ठीक है। सो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं इंग्लिश के, तो आप इसको डायरेक्टली इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे कि देयर इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया, ठीक है ना, या देयर इज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया। अदरवाइज अगर आप उतने अच्छे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, शब्दों को रिलेट करना शुरू करें। ये मेरा सेकंड टिप है। कैसे, कि कौन से शब्द एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, जैसे कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये आपको पता चल जाएगा कि आपस में जुड़ रहे हैं, क्योंकि किस चीज की कमी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की। तो लैक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो बीच में आएगा, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, ऑफ। तो ये जो है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जुड़ गया, ठीक है, क्योंकि किस चीज की कमी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की। सो ये आपका जुड़ गया। अब आपके पास कौन कौन से वर्ड बचे हैं, देयर, इज और इन रूरल एरियाज। अब फिर से देखिए, अपॉर्चुनिटीज जो है एम्प्लॉयमेंट की, वो कहाँ पर लैक कर रही हैं, रूरल एरियाज में लैक कर रही हैं। तो ये पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया। तो अब क्या बच गया, देयर इज, तो ये स्टार्टिंग में लग जाएगा, यानी देयर इज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया। क्लियर है आपको। तो सबसे पहला टिप मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले जो ये वर्ड्स लिखे होते हैं उनमें से हेल्पिंग वर्ब्स को छोड़कर जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, उनके मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। जब मतलब आपको समझ में आ जाए फिर क्या करें, इन बड़े बड़े वर्ड्स को आपस में रिलेट करने की कोशिश करें, ठीक है, उनको जोड़कर देखिए कि किसका सेंस किसके साथ बन रहा है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सी, अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अब पहले आप बाकी की सिलेबस की तैयारी कर ले। याद है जब मैं एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन की क्वेश्चन पर आई थी तब। सो अगर आपकी आर्टिकल्स की, प्रेपोजिशंस की, हेल्पिंग वर्ब की तैयारी हो गई है तो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए आपको स्पेशली कोई और चीज
कोई और बेसिक ग्रामर की चीज की तैयारी नहीं करनी पड़ती। तो ये दोनों क्वेश्चंस तो आप 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात थी एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन की, मैंने आपको कहा था उसे 100% करने के लिए और बहुत सारे टॉपिक्स आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि टेंसेस, क्लॉजेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस। ये सब आपको जब अच्छी तरह आते हैं तभी आप एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन कर सकते हैं। सो जब आपका पूरा सिलेबस हो जाता है और आपके पास स्पेयर टाइम बचा है, तब आप इन टॉपिक्स की वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां चेक कर सकते हैं। अब बचे ये दो टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये बच्चे अपने आप में ये ग्रामर के काफी बड़े टॉपिक्स हैं और इसके बहुत सारे रूल्स हैं। सो इसकी इंडिपेंडेंट वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस अटेम्प्ट करने में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम उसमें आती है समझने में, तो आप मुझे नीचे इस वीडियो के कमेंट कर सकते हैं। पहले वीडियोस देख लीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए, अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी हेल्प करने के लिए फिर मैं अकॉर्डिंगली एक वीडियो जो है वो बना दूंगी। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिले। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन। थैंक यू।